अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम साहिद तारिक है और आज हम करने वाले हैं ENG 201 के लेक्चर नंबर 10। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 8 और 9 में द 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 1 और 2 पार्ट पढ़े थे, तो आज हम थर्ड पढ़ने वाले हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि क्या चीज़ ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आ सकती है और किस तरह से आप के MCQs आते हैं और किस तरह से बनकर आ रहे हैं, तो वो भी हम आज डिस्कस करते जाएंगे। फर्दर जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मैं लेक्चर को कम्प्लीटली से डिस्कस करती हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ताकि आप लोग जब भी अपना रीड आउट करें हैंड आउट को तो वो आप लोग को क्लियर हुआ हो कि आपने जो जो पढ़ना है वो आप लोग को क्लियर है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन थर्ड। तो जो 7 सीज हैं हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, उसमें थर्ड में क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें हमने आज के लेक्चर में हमने याद करनी है। तो जैसे कि पहले की है कि क्लैरिटी है, आउटलाइन ही इन्होंने यहाँ पर दे दी है, क्लैरिटी दे दी है। क्लैरिटी का मतलब वजाहत है, वजाहत हम दे रहे हैं तो आउटलाइन से ही हम चलेंगे। तो आउटलाइन में आप देख सकते हैं डू एंड डन और डन डज नॉट ऑफ क्लैरिटी, एग्जाम्पल्स, चेकलिस्ट, तो कर्टेसी। तो ये चीज़ें हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आज के हमने पूरे लेक्चर में करनी है और यही हमने याद भी करनी है। तो इनकी डेफिनेशन हमने याद लाजमी तौर पर करनी है क्योंकि ये हमारे पेपर में आ जाती हैं और इनकी ही डेफिनेशन आती हैं और यहीं से हमारे MCQs बनकर आते हैं। क्लैरिटी, क्लैरिटी अब क्या चीज़ है, वजाहत क्या चीज़ है। गेटिंग द मीटिंग फ्रॉम योर हेड एक्यूरेटली टू द रीडर इज़ द पर्पस ऑफ द क्लैरिटी। अपने सर से सही मायने से जो हमारे रीडर्स हैं तक पहुंचाना वजाहत का मकसद है, कि वजाहत करना, हर चीज़ को क्लियर खोल के बताना, वाजिया बताना, ठीक है ना, ढकी छुपी बात ना हो और बिल्कुल क्लियर तरीके से बताएं उसको, ठीक है, मुख्तसर भी हो और साथ में वाजिया भी हो। तो क्लियर करके बतानी है बात ताकि सामने वाले को शक व शुबा ना रहे कि आप जो भी बात कर रहे हो उसमें कोई शक की गुंजाइश है या कोई झूठ है या फिर किस तरह से है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए और क्लियरिटी आ जाए, यहाँ पर वजाहत आ जाए। ठीक है, वजाहत देनी ज़रूरी है। उसके बाद रिमेंबर, रिमेंबर क्या है, याद रखना क्या है। चूज़ प्राइसेस कॉन्क्रीट एंड फेमिलर वर्ड्स, कि आपने जो यूज़ करने हैं वो फेमिलर वर्ड्स यूज़ करने हैं। आपने या जो फेमिलर वर्ड्स होते हैं वो यूज़ करने हैं। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद रखनी है कि आपने ठोस और वाकिफ़ अल्फाज का इंतखाब करना है जो कि ज़्यादातर कॉमन बातें होती हैं और बहुत ज़्यादा फेमस बातें होती हैं। कॉन्स्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ, आपने जो है मौसर जुमला और पैराग्राफ बनाए। ठीक है, क्लैरिटी इज अचीव थ्रू अ बैलेंस बिटवीन प्रिसाइज लैंग्वेज एंड फेमिलर लैंग्वेज व्हेन यू हैव द चॉइस बिटवीन अ लॉन्ग वर्ड एंड शॉर्ट वर्ड, चूज द शॉर्ट एंड फेमिलर वर्ड। आपने जो कि अपने जुमले में लंबे लंबे जुमले नहीं बनाने हैं बल्कि शॉर्ट जुमले बनाने हैं, शॉर्ट सेंटेंस बनाने हैं, शॉर्ट वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, और उन जुमलों में आप लोगों ने जो इंतखाब करना है, जो बोलना है, वो फेमिलर वर्ड्स लेकर आने हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल भी दे दी है क्योंकि गोल्डन रूल, आप लोगों ने गोल्डन वर्ड्स लेकर आने हैं। आप लोगों ने गोल्डन सुनहरी असूल जैसे कहते हैं गोल्डन रूल को, तो गोल्डन वर्डिंग भी आप कह सकते हैं कि आप अच्छी अच्छी बातें करें, गोल्डन वर्डिंग लेकर आएँ ताकि आप लोग की बात जो है इफेक्टिव हो जाए, सामने वाला मुतासिर हो जाए आपकी एक छोटी से जुमले से, आपके एक छोटे से गोल्डन वर्ड से। ठीक है, व्हेन इन डाउट यूज़ द मोर फेमिलर वर्ड्स, ऑडियंस विल अंडरस्टैंड देम बेटर। आपने क्या करना है कि अपना जो है यहाँ पर जब शक हो तो ज़्यादा वाकिफ़ अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि जो आपकी ऑडियंस है इन्हें बेहतर तौर पर समझ आए। कि अगर उनको थोड़ा बहुत शक शुबा हो रहा है कि आप घुमा फिरा कर लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसमें कोई ना कोई शक व शुबे की बात आ गई है, तो यहाँ पर कोई चीज़ का कमी या खामी रह गई है, तो आपने वो नहीं करना है। तो अगर आप वहाँ पर गोल्डन बात यूज़ कर दें और कोई गोल्डन फेमिलर बात यूज़ कर दें और छोटे से जुमले में ही अपनी बात को कवर कर दें, ना कि लंबी चौड़ी तमहीद बांध दें, तो उससे सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब एग्जांपल दी हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये आप लोग के MCQs में बनकर आ जाती हैं, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो याद रखने वाली बात है वो ये रिमेंबर की डेफिनेशन है और क्लैरिटी की डेफिनेशन है और गोल्डन रूल है। और एग्जाम्पल इसलिए मैं यहाँ पर अब रीड आउट कर रही हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो सके। यू मस्ट यूज़ पे इंस्टेड ऑफ द remuneration and invoice instead of statement of payment।
मिसाल के तौर पर आपको अदायगी के बयान की बजाय उजरत और इनवाइस की बजाय तनख्वाह इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर आपने बात जो की है वो पे की जगह रेम्युनरेशन की वर्ड यूज़ करें आप, ठीक है। इनवाइस की जगह आप स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट यूज़ करें। तो यहाँ पर बातों को आप चेंज करें, देन फेमिलर बातों को लेकर आएँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है अनफेमिलर। अब अनफेमिलर में क्या आ जाएगा, तो उसकी जगह हमने फेमिलर यूज़ करना है। ये एग्जाम्पल के तौर पर है ताकि आपका क्लियर हो सके कि हमने कैसे क्लैरिटी को याद रखना है। तो अनफेमिलर क्या है, आफ्टर आवर प्रोजल ऑफ द पेशेंट डाटा द कंक्लूजन इज दैट द lucrative मार्केट एग्जिस्ट ऑफ सब्जेक्ट प्रॉपर्टी। जैसे कि अब यहाँ पर नावाकिफ जो अल्फाज हैं उसमें हमारे मुतलका दादुशुमार के जौहर के बाद ये नतीजा अखज़ किया गया है कि जो मज़ामीन के अमलाक के लिए एक मुनाफा बख्श मार्केट मौजूद है। जैसे कि अब यहाँ पर हम फेमिलर वर्ड यूज़ करेंगे, द डाटा वी स्टडीड शो डैट योर प्रॉपर्टी इज़ प्रॉफिटेबल एंड इन हाई डिमांड। तो यहाँ पर हमने वाकिफ़ अल्फाज जो यूज़ किया, हमने जो डाटा मुताला किया है, इससे ज़ाहिर होता है कि आपकी जायदाद मुनाफा बख्श है और ज़्यादा मांग में है। तो यहाँ पर आपको खुद भी डिफरेंस शो आ रहा है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों बातों में। तो ये अनफेमिलर बात नहीं थी बल्कि ये फेमिलर बात यूज़ की, तो सामने वाला हमसे इम्प्रेस हो सकता है। तो ऑल थो इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ टेक्निकल टर्म्स एंड बिजनेस jargon in some professional situation, avoid their use when the reader is not acquainted with the terminology। अगरचे कुछ पेशा वराना हालात में जो टेक्निकी शराइत और कारोबारी दायरा इस्तेमाल करना मुनासिब है, लेकिन जब जो हमारे रीडर्स हैं उन्हें इस्तिलाहात से वाकिफ़ नहीं होता है तो उनके इस्तेमाल से गुरेज करें। अब आप इतने ज़्यादा फेमिलर वर्ड्स ना यूज़ करें, इतने ज़्यादा बातों को यूज़ ना करें कि इतना गोल्डन वर्ड में आप यूज़ कर दें, कोई मुहावरा आप ऐसा बोल दें, कोई बात ऐसी बोल दें कि सामने वाला इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने ऑडियंस आ सकती है किसी भी किस्म की, तो वो इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है और आप बात कर दें कोई ऑस्ट्रेलिया की, कोई और जर्मनी की बात कर दें उसके सामने, तो इतनी ज़्यादा आपने फेमिलर कोई ले गए हैं, बहुत हाई फाई आपने कर दिया बात। तो वो चीज़ से अवॉइड रखें ताकि सामने वाला आपकी बात को समझ सके, ये ना हो कि वो डर कर ही चला जाए। तो इस तरह से भी नहीं करना है आपने। तो आपने अपना बिहेवियर नॉर्मल रखना है, बल्कि उसको जो है आपने इफ़ेक्टिव बनानी है अपनी बातचीत को। तो अनफेमिलर यहाँ पर अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, एसेस वैल्यूएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा तशखीस की कीमत। तो यहाँ पर अनफेमिलर है ये बात, और फेमिलर वर्ड में आ जाता है प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस। तो टैक्स के मकसद के लिए प्रॉपर्टी की कीमत। अब तशखीस की कीमत को छोड़ कर आप कह देंगे टैक्स के मकसद के लिए प्रॉपर्टी की कीमत, तो प्रॉपर्टी की जो कीमत है वहाँ का टैक्स, तो ये बात फेमिलर में आ जाती है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर चूज़ प्रिसाइज कॉन्क्रीट एंड फेमिलर वर्ड्स, कि आपने जो चूज़ करने हैं वो छोटे वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करने हैं। यहाँ पर जो है आपने मौसर जुमले और पैराग्राफ की तश्कील देनी है। तो चूज़ प्रिसाइज एंड कॉन्क्रीट एंड फेमिलर वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ इसको भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। विद द इंक्रीज यूज़ ऑफ ईमेल देयर इज़ द टेंडेंसी टू कंसाइज, द डेंजर इज़ दैट यू मस्ट नो द मीटिंग ईमेल। यहाँ पर इन्होंने ये एक डेफिनेशन यहाँ पर दे दी है। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे कि जैसे उसने कहा है कि आपने एन मुताबिक जो कि ठोस और वाकिफ़ अल्फाज मुंतखब करें। तो यहाँ पर ईमेल के पढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ वहाँ भी जामे होने का रुझान पाया जाता है। ख़तरा यह है कि आपको ईमेल मफ़ाद के मायने मालूम होना जो मुस्तकीम होने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पर IMO का मतलब है मेरी राय, मैं अमूमी सवालात का मतलब है अक्सर पूछे जाने वाले सवालात वगैरह। तो यहाँ पर ये आ जाता है। उसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं, द कंस्ट्रक्शन इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ। तो आपका जो यहाँ पर मौसर जुमला और पैराग्राफ की जो तश्कील दी जाएगी, तो इफेक्टिव कैसे होगा आपका पैराग्राफ, तो उसमें लेंथ आ जाती है, यूनिटी आ जाएगी, कोहेरेंस आ जाएगी, एम्फेसिस आ जाएगी। तो ये चार बातें आप लोगों ने याद रखनी है और इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि ये कैसे आप लोग के इफ़ेक्ट करेगा आपके सेंटेंस पर। तो सबसे पहले तो लेंथ ही आ जाती है कि आपका सेंटेंस जो है वो शॉर्ट वर्डिंग्स पर होना चाहिए है, ठीक है। आप इतना लंबा जुमला ना लिखें कि वो जुमला ही ख़त्म नहीं हो रहा। तकरीबन उसने एक छोटी सी बात लिखनी थी कि मैंने स्कूल जाना है, अब उसने लंबी सारी बात लिख दी। मैंने नाश्ता किया, मैंने
मैंने अब ये किया, मैंने वो किया, तो उसके बाद मैं स्कूल गया, रास्ते में मुझे ये मिल गया, तो स्कूल के रास्ते में ये हुआ, उसके बाद जाकर मैं स्कूल पहुंचा। नहीं, उसने कहा कि मैं 8 बजे स्कूल पहुंच गया, किस तरह पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या हुआ, कुछ नहीं उसने बताया। जस्ट उन्होंने बात को शॉर्ट कर दिया। तो लेंथी बातों से आप लोगों ने परहेज करनी है, बात को शॉर्ट वे में रखना है। ट्राई फॉर एवरी सेंटेंस लेंथ ऑफ 17 to 20 वर्ड्स, कि आप ट्राई करें, आप कोशिश करें कि आपकी जो वर्डिंग है, आपके सेंटेंस की जो वर्डिंग है वो 70 to 20 वर्ड्स ही रहे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना हो। व्हेन द सेंटेंस लेंथ इज इंक्रीज, ट्राई टू चॉप इट डाउन इनटू 2 सेंटेंस। अगर आपको लगता है कि आपका जुमला जो है वो छोटा नहीं हो सकता है, तो उसको आप 2 सेंटेंसों में कर दें, ठीक है। आल्सो इफ द सेंटेंस आर टू शॉर्ट देन द रिजल्टिंग लैंग्वेज बिकम ओवरली सिंपल एंड चॉपी। तो जैसा कि अगर जुमले बहुत ही कम हैं तो इसके नतीजे में ज़ुबान बहुत ज़्यादा आसान और कटी हो जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। उसके बाद यूनिटी। अब यूनिटी क्या आ जाएगा यहाँ पर? इत्तेहाद। तो इन अ सेंटेंस यूनिटी मीन्स दैट यू मस्ट हैव वन मेन आइडिया। तो जो एहतियात आ जाता है एक जुमले में, इत्तेहाद का मतलब ये है कि आपको एक ही मरकज़ी ख्याल होना चाहिए है, एक ही ख्याल आपका होना चाहिए है। इन केस ऑफ अदर आइडियाज़ दे मस्ट बी क्लोज रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक सुहेल एंड Eiffel Tower and tower in the Paris is obviously not a unified sentence। तो अब उसने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया है कि दूसरे ख्यालात में सूरत में इनका गहरा ताल्लुक होना चाहिए है, कि अगर आप एक जुमला बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उस जुमले में आप देखें कि रिलेटेड बातें हों, इररेलेवेंट बातें ना हो। अब रिलेटेड बातें किस तरह से अब की जा सकती है? मुझे पसंद है कि सुहेल और एफेल टावर पेरिस में है, जाहिर है कोई मुनक्किद का जुमला नहीं है। तो अब देखें दो बातें अलग होगी। आई लाइक सुहेल और एफेल टावर इन आ पेरिस इज इन आ पेरिस। अब एफेल टावर जो है वो पेरिस में और वो सुहेल को लाइक करता है, तो ये क्या यहाँ पर नॉनसेंस आ गई है? तो ये यहाँ पर यूनिटी ही नहीं है जुमले में, तो एक ही बात नहीं। अब वो कहता कि आई लाइक सुहेल, और सुहेल अगर यहाँ पर कह देता कि सुहेल टावर पेरिस में रहता है या कहीं और रहता है, पेरिस में रहता है, तो यहाँ पर ये इफेक्ट हो सकता है। बट यहाँ पर तो बातें ही दो अलग हो गई, तो यहाँ पर यूनिटी नहीं बनती। तो ये इस तरह से नहीं करना है। कोहेरेंस हम देख लेंगे, जो कि हम यहाँ पर हम आगे कह सकते हैं, इकट्ठा कह सकते हैं। तो इन अ कोहेरेंट सेंटेंस द वर्ड्स आर अरेंज्ड सो दैट द आइडिया क्लियरली एक्सप्रेस द इंटेंडेड मीनिंग। तो यहाँ पर हम जो क्लियरली देख लेंगे, एक मरबूत जुमले में अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ख्यालात वाज़ेह तौर पर मतलूबा मायने का इजहार करें। प्लेस द करेक्ट मॉडिफायर as close as possible to the word it is supposed to modify। अब जैसे कि बाद में आने वाले मसालों में नोटिस करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो कि यहाँ पर एक सही तरमीम कुंदा को जिस लफ्ज़ में मुमकिन है इसके नज़दीक जितना मुमकिन हो करीब रखें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो आप उसको करीब रखें, कोहेरेंस रखें, यूनिटी रखें। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद इम्फेसिस की तरफ हम आ जाएंगे कि इम्फेसिस क्या चीज़ है। तो इम्फेसिस को करना ज़रूरी है। ये 4 पॉइंट ज़रूरी हैं। इनकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप यही डेफिनेशन याद कर लें। उसके बाद आ जाता है इम्फेसिस से पहले यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन ये दी हुई है, तो इसको हम कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेक्चर लेंथी हो रहा है, लेकिन मैं इसको इसलिए रीड आउट कर रही हूँ ताकि आप लोग जब भी अपना हैंड आउट करें पेपर्स के नज़दीक, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो। अब अच्छा, यहाँ पर अब उन्होंने अब एग्जाम्पल क्या दी है कि अनक्लियर और क्लियर में डिफरेंस क्या है। तो 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी। अनक्लियर क्या आ जाएगा? बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर आई एम श्योर डैट यू कैन हेल्प अस। अब उसने अनक्लियर बात एक कह दी, ठीक है, गैर वाज़ेह उसने एक बात कह दी। एक बेहतरीन वकील होने के नाते मुझे यकीन है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्लियर बात वो क्या कर रहा है? बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर यू कैन श्योरली हेल्प अस। अब उसने एक बेहतरीन बात कर दी है यहाँ पर ना, कि उसने कहा है कि आप जो हो वो एक बेहतरीन वकील हो, इसलिए इस नाते आप यकीनन हमारी मदद कर सकते हो। उसने यहाँ पर तारीफ़ भी कर दी, उसने यहाँ पर उसको कह दिया और यहाँ पर क्लियर बात कर दी, यहाँ पर अनक्लियर है बात। अच्छा, सेकंड अब हम एग्जांपल देख लेते हैं अनक्लियर में। हिज रिपोर्ट वाज अबाउट मैनेजर्स ब्रोकन डाउन बाय एज एंड जेंडर। उसने गैर वाज़ेह बात कर दी कि आपकी रिपोर्ट मैनेजरों के बारे में थी जो उम्र और जेंस के लिहाज से टूटे हुए थे। अच्छा, अब यहाँ पर क्लियर बात क्या आएगी? हिज रिपोर्ट फोकस ऑन एज एंड जेंडर ऑफ मैनेजर्स। तो यहाँ पर उसने कहा कि उनकी रिपोर्ट में मैनेजर की उम्र और सनफ पर तवज्जो दी गई। तो यहाँ पर बात क्लियर आ गई, आपको डिफरेंस शो हो रहा है। तो
उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं अनक्लियर। आफ्टर प्लानिंग 10,000 बेरी प्लांट्स द डीर केम इनटू आवर बोटेनिस्ट फार्म्स एंड द क्रश्ड देम। अच्छा, यहाँ पर उसने किया कि बेरी के जो 10,000 पौधों की मनसूबाबंदी करने के बाद हिरन बोटेनिस्ट के फार्म में आ गया और उन्हें कुचल दिया। अच्छा, यहाँ पर उसने बात क्लियर की ही नहीं। उसने यहाँ पर अब क्लियर बात क्या कर रहा है, आफ्टर आवर बोटेनिस्ट had planted 10,000 berry plants. The deer came into the farm and crushed them. उसने कहा कि जो हमारे नबातात दानों ने 10,000 बेरी पौधे लगाने के बाद हिरन फार्म में आया और उन्हें कुचल दिया। यहाँ पर उसने बात को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये आप लोगों ने याद नहीं करनी है, जस्ट एग्जाम्पल है और क्लियर करने के लिए मैंने करवाई हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम इम्फेसिस, जिसकी हमने डेफिनेशन याद करनी है। इम्फेसिस क्या आ जाता है, इम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, किसी बात को जोर देकर कहना, ठीक है। द क्वालिटी दैट गिव्स फोर्स इज टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन पैराग्राफ्स इज इम्फेसिस। वो म्यार जो जुमले और पैराग्राफ के अहम हिस्सों को ताकत देता है, इस पर जोर दिया जाए। तो मोस्ट ऑफ्टन पुट मेन आइडियाज अप फ्रंट within a sentence. Writer must decide what need emphasis and then decide the correct sentence structure. तो यहाँ पर हम देखते हैं अक्सर ख्यालात को एक जुमले में सामने रख देते हैं। मुसन्निफ़ीन जो हमारे होते हैं, जो राइटर्स हमारे होते हैं, उनको फैसला करना होगा कि किसी चीज़ को ज़ोर देने की ज़रूरत है और फिर जुमलों की सही साख्त का फैसला करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिटिल एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे हम ज़ोर दे सकते हैं अपने जुमले पर। जैसे कि हमने पीछे क्लियर किया कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर भी हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो लिटिल एम्फेसिस क्या आ जाएगा और बेटर एम्फेसिस क्या आ जाएगा। जो थोड़ा सा जोर देना हो जाता है और बेटर एम्फेसिस का मतलब होता है बेहतर जोर देना, अच्छी बात करना, ठीक है। तो एक डिफरेंस क्या आ जाता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, तो पहले एग्जाम्पल की तरफ हम आ जाते हैं। द एयरप्लेन फाइनली अप्रोच द स्पीड ऑफ साउंड एंड इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। उसने कहा कि हवाई जहाज आखिरकार आवाज़ की रफ्तार के करीब पहुंचा और इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन जो बेहतर एम्फेसिस की, उसने बेहतर जोर जो दिया, एज इट अप्रोच द स्पीड ऑफ साउंड द एयरप्लेन बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। उसने यहाँ पर अब एक मुश्किल बात कर दी, जैसे ही ये आवाज़ की रफ्तार के करीब पहुंचा, हवाई जहाज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो उसने ज़ोर दे दिया और बेटर जोर दिया और अच्छी बात की उसने, ठीक है। यहाँ पर उसने इतना एम्फेसिस नहीं दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम अपनी एग्जांपल देख लेते हैं, लिटिल एम्फेसिस। कैंडिडेट्स शुड बी मोटिवेटेड एंड शुड हैव इंटरेस्ट इन डायनामिक एंड स्टैटिक टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल एंड हैव दोज प्री रिक्वेस्टिस एंड अदर्स। अब उसने क्या क्या थोड़ा जोर जो दिया, कम लिटिल एम्फेसिस किया। तो उम्मीदवारों को हौसला अफजाई की जानी चाहिए और इन्हें मादे के मुतहरिक और जामे जांच में दिलचस्पी लेनी चाहिए और इनमें लाजमी शराइत और दीगर होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर बात वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहा है। जो बेटर उसने इम्फेस किया वो क्या है, प्री रिक्वेस्टिस इन कैंडिडेट्स शुड इंक्लूड एक्सपर्टाइज इन डायनामिक एंड स्टैटिक टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, के उम्मीदवारों में लाजमी शराइत में मवाद की मुतहरिक और जामिन जांच में महारत शामिल होनी चाहिए। यहाँ पर उसने जोर भी दे दिया और बात को भी क्लियर कर दिया। इन एडिशन to use the above methods of emphasis, the pieces of tools allow different ways to the visually emphasis in words. Some of them include heading, tabulations, itemization, line charts, pie charts. तो ये सारी बातें यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे कि उसने कहा जोर देने कि मज़कूरा बला तरीक़ों को, हमने जो पहले तरीक़ों को इस्तेमाल करने के अलावा आज की पीसी मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल पर सनफ पर जोर डालने की इजाज़त देते हैं। इनमें से कुछ में अनवनात, जदौलियात, एटोमाइजेशन, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एटॉलिक्स, एंडिनेशन, रंगदार हुकूमतें या इसमें से भी छोटा या मार्जिन शामिल है। तो यहाँ पर उसने बातें कर दी। अच्छा, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है चेकलिस्ट। अच्छा, ये चेकलिस्ट जो है यहाँ पर, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एमसीक्यूज़ में लाजमी तौर पर यहाँ से बनकर आता है कि यहाँ पर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। इसमें से कोई भी एमसीक्यूज़ यहाँ की लाइंस में से बनकर आ जाता है कि चेकलिस्ट क्या है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ लेते हैं कि चूज़ एंड प्रिसाइज और कॉन्सेंट्रेट वर्ड एज पॉसिबल। तो एन मुताबिक के तौर पर या के मुमकिन है कि एक लफ्ज़ कंक्रीट के तौर पर इंतखाब करें। तो ये जो है हमारा वर्ड जो है यह एमसीक्यूज़ बनकर आ जाता है। सेलेक्ट वर्ड दैट हैव हाई सेंटेंस ऑफ अप्रोप्रिएटेंस फॉर द रीडर।
जो हमारे रीडर्स हैं उसकी वस्ती के आला एहसास के अल्फाज को मुंतखब करें। OPT फैमिलियर वर्ड द वंस डेट आर नॉट प्रीटेंस। तो यहाँ पर ये मजमुआ ही आप कह लें, चेकलिस्ट जो ये है कि हमने अभी तक जो इतना भी यहाँ पर पढ़ा है तो उसका एक छोटा सा उसने कर दिया है, लेकिन ये आप लोग के MCQs में आ जाता है। लिमिट टू द एवरेज सेंटेंस फ्रॉम 70 to 20 वर्ड्स। तो ये वही बात आ गई कि अपने जुमलों को जो है वो 17 से 20 में रखें और वाकिफ़ अल्फाज के लिए आप जो हैं फेमिलर वर्ड्स यूज़ करें, वाकिफ़ अल्फाज यूज़ करें। आप लोग यहाँ पर फेमिलर वर्ड यूज़ करें, 7 to 20 वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करें। इंटेंस टू नो मोर देन वन मेन आइडिया इनटू अ सेंटेंस, कि आप इंसर्ट आप अपने सेंटेंस में एक आइडिया रखें, यानी कि अलग अलग आइडिया ना रखें, मेन आइडिया जो है उसी पर अपना सेंटेंस रखें। एवरेज वर्ड्स इन वे डैट द मेन आइडिया अकर्स अर्ली इन अ सेंटेंस। तो मरकज़ी जो हमारा ख्याल है वो इब्तदाई एक जुमले में इस वक्त होती है कि एक तरह से अल्फाज का बंदोबस्त हो कि एक जैसा अर्ली सेंटेंस जो है हमारा एक जैसा सेंटेंस की तरह बने। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉर्टेसी। कॉर्टेसी यहाँ पर क्या आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है और पेपर में भी आ जाता है। कॉर्टेसी स्टीम्स फॉर्म अ सिंसियर योर एटीट्यूड, जो कि बेशर्का खलूस के साथ आपका रवैया है। तो इट इज़ नॉट मेयरली पोलाइटनेस विद द मैकेनिकल इंसर्शन ऑफ प्लीज एंड थैंक यू, ऑल्सो अप्लाइंग सोशली एक्सेप्टेड मैनर्स इन अ फॉर्म ऑफ कॉर्टेसी। अच्छा, यहाँ पर अब हम ये बात करेंगे कि आप प्लीज़ का वर्ड ना यूज़ करें, बराए करम ना कहें, ठीक है, उसका थैंक यू ना कहें, मैकानी या इजाफे के साथ शाइस्तगी नहीं है, ठीक है। ये कोई शाइस्तगी नहीं है कि आप सामने वाले की आप तमीज़ तो लेकर आएँ, कॉर्टेसी लेकर आएँ, तमीज़ लेकर आएँ, लेकिन आप बिल्कुल ही सामने वाले के सामने बहुत ज़्यादा थैंक यू या प्लीज़ ना कि वो कहेगा क्या ये इतना ज़्यादा कर रहा है। तमीज़ से बात करें, जैसे कि हमने एक बात की थी कि हम वी और आई का वर्ड यूज़ करेंगे, हम तुम का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पर तमीज़ लेकर आते हैं। बट आप अगर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर तमीज़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं करना है, बहुत ज़्यादा शास्त्री भी नहीं दिखाना है कि आप प्लीज़ हमारा काम कर दें, थैंक यू सो मच। तो यही सिर्फ वर्ड आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है, यहाँ से आप लोगों ने अवॉइड करना है। तो प्रोफेशनल लेवल में इस चीज़ से आप लोगों ने अवॉइड रखनी है। रैदर इट इज़ पोलाइटनेस दैट ग्रो आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड कंसर्न्स फॉर अदर। तो ये एक चीज़ आप देख सकते हैं कि बल्कि ये शाइस्तगी है जो दूसरों के लिए एहतराम और तशवीश से बढ़ती है। हकीकी जो बेशका में ना सिर्फ दूसरों के नुक्ता नज़र से बल्कि इनके जज्बात से भी वाकिफ़ रहना शामिल है। अपने जो आपकी ऑडियंस हैं उसको जानने से आप शायरी के बयान इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पैगाम वसूल करने वाले से आगाह रहें। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन वर्ड का आप यूज़ करें कि खलूस के साथ आपका जो रवैया है वो ये बरा करम प्लीज़ और थैंक्स के मकानी इजाफे के साथ शाइस्तगी नहीं है, तो आप ये वर्ड ना यूज़ करें, वैसे आप शाइस्तगी रखें, ठीक है। उसके बाद सजेशंस क्या आ जाएगा। सजेशन में हम देख लेते हैं, बी सिंसियरली टैक्टफुल थ्रोफुल एंड एप्रिसिएटिव यूज एक्सप्रेशन दैट शो रिस्पेक्ट, चूज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस। तो जैसे कि तजवीज़ एक देख सकते हैं, मुखलसाना हम तदबीर जो है वो सोच समझ कर और कदरदान बने, एहतराम ज़ाहिर करने वाले तासुरात इस्तेमाल करें। उसके बाद गैर मुंतकी बयानात का इंतखाब करें आप, ठीक है। बी सिंसियरली टैक्टफुल थ्रोफुल एंड एप्रिसिएटिव। तो ये कैसे आएगा, थ्रो वेरी फ्यू पीपल आर इंटेंशनली abrupt or blunt. These negative traits are a common clause of the discourtesy. Sometimes they stem from a mistaken idea of the consciousness, sometimes from the negative personal attitude etc. तो यहाँ पर आप मुख्ताना जो तदबीर है वो सोच समझ कर कदरदान बने, अगरचे बहुत कम लोग जानबूझकर अचानक या दो टोक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये मनफी खसलतें हैं जो बदनज़मी की एक आम वजह है। बाज़ औक़ात व इस्तेकाम के गलत ख्याल से पैदा होते हैं, कभी मनफी ज़ाती रवैयों से वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर उसने उसके बाद एग्जाम्पल्स दे दी कि किस तरह से अब यहाँ पर उसने क्लियर कर रहा है। और टैक्टफुल ब्लंट क्या है, मोर टैक्टफुल ब्लंट क्या है, तो यहाँ पर देखना, स्टूपिड लेटर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ इट। उसने अब यहाँ पर क्या उसने बात की, जो ज़्यादा तदबीर थी उसने उसको कह दिया कि अहमक ख़त है ये, स्टूपिड ख़त है ये, मुझे इसकी कोई बात समझ नहीं आई। जबकि ज़्यादा तदबीर क्या है, ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव यहाँ पर क्या बात बन रही है, किस तरह से बात करेंगे अब। इट्स माई अंडरस्टैंडिंग। तो उसने कहा है ये मेरी समझ है, तो उसने बात को ख़त्म किया। तो टैक्टफुल ब्लंट
यहाँ पर आ जाएगा दूसरी एग्जांपल में, क्लियरली यू डिड नॉट रीड माय लेटेस्ट फैक्ट्स। उसने अब क्लियर उसने बात की कि कभी कभी मेरे अल्फाज, यहाँ पर उसने कहा है कि वाज़ेह तौर पर आपने मेरा ताज़ा तरीन फैक्ट्स नहीं पढ़ा। उसने कहा मोर टैक्टफुल में, समटाइम्स माई वर्डिंग इज़ नॉट प्रिसाइज, लेट मी ट्राई अगेन। तो उसने कहा है कि कभी कभी मेरे अल्फाज कतई नहीं होते हैं, मुझे दोबारा कोशिश करनी होगी। टैक्टफुल ब्लंट में आ जाएगा आई रिवॉर्ड दैट लेटर 3 टाइम्स, द पॉइंट वाज क्लियर। उसने कहा है कि मैंने इस खत को 3 बार लिखा था, बात वाजिया थी। लेकिन उसने मोर टैक्टफुल में कहा आई एम सॉरी द पॉइंट वाज नॉट क्लियर, हेयर इज अनदर वर्जन। उसने कहा है मुझे अफसोस है कि बात वाजिया नहीं थी, यहाँ एक और वर्जन है। अब उसने कह दिया कि बात को मैंने 3 दफ़ा पढ़ लिया लेकिन बात वाजिया नहीं थी, बात तो वहीं पर आ गई ना, तो मोर टैक्टफुल यहाँ पर आ गया, तो बात क्लियर कर दी। अच्छा, थ्रू आउट फुलनेस एंड द एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर उसने यहाँ पे ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप लोगों ने रट्टा नहीं लगानी, याद नहीं करनी। जिस कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं इसको कर रही हूँ रीड आउट, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द ट्रेन्स हेल्प बिल्ड गुडविल, बी जनरस इन अप्रिशिएटिंग अदर गुड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि सोच और फुर्सत और तारीफ़ी जो यहाँ पर आएगा, उसमें आएगा ख्वाहिश पैदा करने में मावन, एक अच्छा होना, दूसरों की अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ में अदा होना। उसके बाद आता है यूज़ एक्सप्रेशन डैट शो रिस्पेक्ट। आपने एक्सप्रेशन शो करने हैं जो दूसरों को रिस्पेक्ट शो करवाए, तो ऐसे तासुरात आप इस्तेमाल करें जो एहतराम का मुजाहिरा करें। तो वो किस तरह से होगा, इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस, आपने जो है परेशान इजहारात नहीं करने हैं। क्वेश्चनेबल हुमर, आपने एतराज़ हंसी मजाक ये चीज़ें नहीं करनी। नो रीडर वांट टू रिसीव अ मैसेज दैट ऑफ्टन सच एक्सप्रेशन आर एक्सप्रेस इन 2 ग्रुप्स। आपने देखें कोई भी जो आपके रीडर्स हैं ऐसा पैगाम वसूल नहीं करना चाहता है जो मजरूह हो, इस तरह के इज़हार का इजहार 2 ग्रुपों में किया गया है कि आप कोई भी आपका रीडर है वो क्यों पसंद करेगा कि आप इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस, अगर आप अपने रीडर्स को इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस देंगे और साथ में एक एतराज़, आप हंसी मजाक ले आएंगे, बहुत ज़्यादा हुमर ले आएंगे, हंसी मजाक को ले आएंगे, तो सामने वाला इतना ज़्यादा आपको पसंद नहीं करेंगे, बल्कि आप नॉर्मल बिहेवियर रखें, इतना ज़्यादा ना लेकर आएँ। यूज़ एक्सप्रेशंस आप डेट शो रिस्पेक्ट, आप ऐसे एक्सप्रेशंस लेकर आएँ जो रिस्पेक्ट को शो करें। ओमिट इरिटेटिंग एक्सप्रेशन, तो आप लोगों ने जो है सीधा यहाँ पर इजहारात परेशान जो हैं, ओमिट इरिटेटिंग एक्सप्रेशन, तो ये क्या आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा कॉन्ट्रेरी टू योर इन्फ्रेंस। तो आपके इशारे के यहाँ पर परेशान कौन लगता है, मुनकदा फरसत के तहत मदरजा झैल जो बयानात की फुर्सत शामिल है जिसमें बहुत से लोगों को परेशान कौन लगता है, जैसे कि आपके इशारे के बरखिलाफ आ जाएगा। अगर मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ, आपकी परवाह करें, मुझे यकीन है कि आपको एहसास होना चाहिए, तो ये सारी बातें यहाँ पर आ जाती हैं जो इरिटेटिंग एक्सप्रेशन में आ जाती है। आई डू नॉट एग्री विद यू, कि मैं आपके साथ नहीं हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर बात आ जाएगी इफ़ यू केयर, तो अगर आप ख्याल करते, तो ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी, इरिटेटिंग में आ जाएंगी, सामने वाला इससे इरिटेट हो सकता है। उसके बाद है ओमिट क्वेश्चनेबल हुमर। तो यहाँ पर दूसरी जो पॉइंट हमारा आ जाता है कि हुमर हंसी मजाक, सीधा एतराज़ हंसी मजाक जो आ जाता है, व्हेन इन डाउट एज टू बी रिविलेंस ऑफ हुमर लीव इट आउट। तो उसने कहा अरे यार मैंने खुशखबरी के बारे में ये क्या सुना है, आपने यकीनी तौर पर पिछले हफ्ते के आखिर में एक तेज़ रफ्तार निकाली, यहाँ पर उसने बात की। उसके बाद लाफ्टर टू वन पर्सन इज डेगस्ट फॉर अनदर, ईच ऑफ अस हैज़ अ डिफरेंट सेंस ऑफ हुमर, नोटिस द डिफरेंस बिटवीन टू नोट दी इन दी एग्जाम्पल। अब उसने क्या कहा है कि अरे यार मैंने खुशखबरी में के बारे में ये क्या सुना है, आपने यकीनी तौर पर पिछले हफ्ते के आखिर में एक तेज़ रफ्तार निकाली और फिर हम में से किसी को इसके बारे में नहीं बताया। मेरा एहतराम छोटी औरत से करो और इसे नेक तमन्नाएं, इसे इसकी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर उसने बात की दो, यहाँ पर उसने बातों को उसने कर लिया है, तो ये यहाँ पर उसने किया है। तो यहाँ पर नागवार भी हम बात डिस्कस कर रहे हैं, तो नॉट वन ऑप्शंस यहाँ पर मैं ले आई हूँ। तो ओमिट क्वेश्चन हुमर हम करेंगे जो कि सीधा एतराज़ अगर आ जाएगा, जब मजाक के मुताबिक के बारे में शक हो तो इसे छोड़ दे। एक शख्स को हंसना दूसरे के लिए बेजार होता है, हम में से एक
हर एक अलग अलग का एहसास रखने वाला होता है। ये नहीं कि सब लोग एक जैसे हैं तो आप लोग मजाक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और सामने वाला मजाक ही ना करता हो, वो इतना ज़्यादा हंसी मजाक में ना हो। अगली मिसाल में दोनों और दरमियान है, उसके बाद ये आप लोग खुद रीड कर लें तो इतना ज़्यादा ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, इजी ही है। उसके बाद सेक्सुअल टर्म्स जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, तो आप किस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं, तो be careful about using the word man. This is a matter of concern especially in the western culture compared to the other cultures. अब यहाँ पर आपने कोई भी बात अगर कर रहे हैं को किसी की तरफ पॉइंट आउट नहीं करना है। अगर लड़की है या लड़का है तो या औरत है, तो आपने बात को जो है वो इस तरह से करना है कि तमाम बातों की तरफ वो बात आ जाए, तमाम लोगों की तरफ आ जाए। आप लोगों ने जेंडर की तरफ नहीं जाना है कि कोई अगर क्लासरूम फॉर एग्जांपल, मैं अब आपको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि जैसे कोई क्लास में अगर कोई लड़का या लड़की आ जाए तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये लड़की आ गई है क्लास में या लड़का आ गया, नहीं बल्कि हम कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो उसमें लड़का भी आ जाता है तो लड़की भी आ जाती है, तो इसमें जेंडर का डिफरेंस नहीं होता है, तो सब लोग ही आ जाते हैं। बी केयरफुल अबाउट यूजिंग द वर्ड मैन। आपने वर्ड जो है मैन का नहीं यूज़ करना है। यहाँ से भी आप लोगों ने जेंडर का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि आप इस तरह के वर्ड ना यूज़ करें। यूज़ अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन दैट आर न्यूट्रल नेचुरल। तो आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर आप देख लें द क्वेश्चनेबल फ्रेशमैन। अब उसने कहा है कि फ्रेशमैन यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर मोर डिज़ायरेबल, जबकि जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो एंट्रिंग स्टूडेंट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो उसने कहा है कि जो तलबा दाखिल करना है वो पहले साल के तलबा हैं, तो यहाँ पर बात जो आ गई, यहाँ पर लड़की भी आ सकता है लड़का भी आ सकता है। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ लड़का ही है, तो यहाँ पर उसने बात को चेंज कर दिया। उसके बाद सिंगुलर प्रोनाउंस, आपने इंग्लिश स्लैंग्स और न्यूट्रल प्रोनाउंस सिनेमा ही और शी, आपने जो यहाँ पर डिफरेंस रखना है वो ही और शी का डिफरेंस नहीं रखना है, बल्कि जैसे कि बॉस मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही रखना है। जैसे उसने कहा है कि स्टूडेंट्स का नेम ले दिया तो वैसे आपने रखना है, सिंगुलर बातों को उसने नहीं रखना। अंग्रेजी में वो या वो की तरफ इशारे करने वाले एक ज़मनी ज़मीन की कमी है। उसके बाद द ट्रेंड ऑफ अ फॉलो शुड बी अवॉइड यूजिंग ही एंड हीज और हिम ईटीसी। तो आपने ट्रेंड को ये इससे अवॉइड करना है ही हीज और हिम से। वन वे टू अवॉइड यूजिंग अ मैकेनिकल प्रोनाउन फॉर बोथ द जेंडर्स इज यूज ऑफ सिंगुलर दे। सिंगुलर दे इज द यूज ऑफ दे और इट्स इनफ्लेक्ट और डेरिवेटिव फॉर्म्स सच एज देम देयर टू देमसेल्व्स टू रेफर। तो यहाँ पर अब क्या बात डिस्कस हुई कि आप यहाँ पर दोनों सनफों में वो का सिंगुलर के लिए मरकज़ ज़मीर इस्तेमाल करने से बचने का एक तरीका वाहिद का इस्तेमाल है। जैसा मुश्तक़ फ़ाम इन है, इनका या खुद एक शख्स है। यहाँ पर आप देखें कि आप ही शी का जगह सिंगुलर की जगह प्लूरल को यूज़ करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसके स्टाफ की बात करें, वहाँ पर आप स्टाफ की बात करते हैं, स्टाफ में मैम भी हो सकते हैं सर भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप लड़का या लड़की को ही लेकर आएँ, मेल और फीमेल को लेकर आएँ, बल्कि स्टाफ पे दोनों ही बराबर होते हैं। एवरी वन रिटर्न्स टू देयर सीट्स। तो यहाँ पर उसने जुमले को एक बेहतर बनाने का एक वो दिया कि सब लोग जो हैं हर एक अपनी अपनी निश्चित पर वापस आया। कि उसने अब यहाँ पर कोई पॉइंट आउट नहीं किया लड़का या लड़की वापस आया। उसने कहा एवरीवन रिटर्न्स टू देयर सीट, समबडी लेफ्ट देयर अम्ब्रेला इन द ऑफिस, वुड दे प्लीज कलेक्ट इट। उसने कहा कि किसी ने अपना अम्ब्रेला जो है वो दफ्तर में छोड़ दिया है, उसको जमा करते हो जो बराए करम, तो यहाँ पर आके जमा कर ले वो ले ले। तो उसने यहाँ पर ही शी की बात नहीं की, उसने कहा है कि कोई छोड़ गया है समबडी, तो द पेशेंट शुड बी टोल्ड एट द आउटसेट हाउ मच दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे। उसने कहा है कि मरीज़ को शुरू में ही बताया जाना चाहिए कि इनको कितना मुआवजा अदा करना होगा। उसने अब यहाँ पर पेशेंट जो है वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसने पॉइंट आउट नहीं किया, उसने पेशेंट को पेशेंट ही कहा है। उसने ये नहीं कहा कि सिंगुलर है तो बात को उसने किया बट अ जर्नलिस्ट शुड नॉट बी फोर्स्ड टू द रिवील देयर सोर्सेज। उसने कहा लेकिन एक सहाफ़ी को अपने ज़राए ज़ाहिर करने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कि अब सहाफ़ी जो है जर्नलिस्ट है वो लड़की भी हो सकती है वो लड़का भी हो सकता है। तो यहाँ पर बातों को उसने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जिससे आपका पॉइंट क्लियर हो सकता है कि आप जो यहाँ पर सेक्सिस्ट टर्म का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने ये यूज़ नहीं करना है, आपने जेंडर नहीं यूज़ करना है, आपने पॉइंट आउट नहीं करना है कि ये लड़की है ये
लड़का है, बल्कि आप एक प्रोफेशनल लेवल पर जब आ जाए तो आपने मैनर्स को लेकर आना है अपने। उसके बाद क्वेश्चनेबल आ जाता है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हम मज़ीद एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आप कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर इसको भी मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी, बल्कि करवाऊँगी आपको। एनीवन हु कम्स टू क्लास लेट विल गेट हिज ग्रेड रिड्यूस। अब उसने कहा है कि जो भी शख्स देर से क्लास में आता है इसकी जमात कम हो जाएगी, जबकि मोर डिज़ायरेबल जो है, ज़्यादा डिज़ायरेबल जो है, स्टूडेंट्स हु कम टू द क्लास लेट विल गेट देयर, यहाँ पर उसने कहा है ग्रेड रिड्यूस। उसने कहा है जो तालिबे इल्म देर से क्लास में आते हैं उनकी जमात कम हो जाएगी। तो यहाँ पर उसने किसी शख्स की बात कर दी, उसने हु की बात कर दी, हु कम्स टू क्लास लेट। यहाँ पर उसने हिज की बात कर दी, उसने कहा हिज। तो यहाँ पर हिज का वर्ड यूज़ नहीं करना, तो इससे अवॉइड रखना है उसने, क्योंकि यहाँ पर ही शी की बात आ जाएगी। तो यहाँ पर उसने नहीं कहना है, लड़की की बात नहीं करनी है, तो हीज और हर यहाँ पे यूज़ नहीं करना। तो सिंपल उसने बात की कि सब स्टूडेंट्स इंक्लूड हैं और सब लोग बराबर हैं। ठीक है, क्वेश्चनेबल अब क्या आ जाएगा, ईच कस्टमर विल हैव द न्यू चेंजेस नोटेड ऑन हिज बिल। उसने कहा जो ग्राहक है, हर ग्राहक के पास अपने बिल पर नई तब्दीलियाँ नोट की जाएंगी। अब यहाँ पर मोर डिज़ायरेबल जो आ जाएगा, कस्टमर विल हैव द न्यू चेंजेस नोटेड ऑन द बिल। तो यहाँ पर अब हीज़ का वर्ड फिर से यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर हीज़ का वर्ड यूज़ नहीं करना है हमने, बल्कि जो मोर डिज़ायरेबल वर्ड है, जुमला है, वो ये आ जाएगा कि जो सार्फिन के पास, जो कस्टमर्स हैं, उनके पास इन बिलों में नई तब्दीलियाँ नोट की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाती है। आवर क्राइटेरिया आर फेम, ही इज़ टू बी स्कॉलर, ही इज़ टू बी अ गुड टीचर। तो उसने ही शी को ख़त्म करना है यहाँ पर। आवर क्राइटेरिया सजेस्टेड ही और शी शुड बी अ गुड स्कॉलर एंड अ गुड टीचर। अब उसने बात को कैसे म्यारी बनाया, अब आप देखें कि उसने कहा हमारे म्यार से अंदाज़ा होता है कि इसे एक अच्छे आलिम और अच्छे उस्ताद होना चाहिए। ठीक है, आप सबको इस मसले पर फ़िक्रमंद रहना चाहिए, जो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख लें कि उसने बात को ही शी को अलग अलग कर दिया, बट जो डिज़ायरेबल आ गया उसने बहुत की बात यहाँ पर कर दी। तो ये सारी एग्जांपल भी सेम इसी तरह से है, तो ये सेम ही आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अनडिज़ायरेबल जो बात आ जाएगी, मुदस्सिर अली एंड सोनिया। तो यहाँ पर मुदस्सिर अली और सोनिया की बात उसने कर दी, जबकि अनडिज़ायरेबल है, ये इतना ज़्यादा नहीं वो लग रहा सूटेबल। तो जो सूटेबल है वो मिस्टर अली एंड मुदस्सिर। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर क्लियर हो रही है, मिसेस अली एंड मुदस्सिर। तो ये बात यहाँ पर क्लियर कर रहा है, और जो सही सूटेबल भी बात है। उसके बाद आ जाता है मुदस्सिर अली और सोनिया, जैसे कि मिसेस अली और मुदस्सिर, यहाँ पर बात आ जाएगी उससे मुदस्सिर एंड सोनिया अली। तो यहाँ पर नहीं, मिसेस अली शी डिज़र्व्स दिस एंड मिस्टर अली। तो यहाँ पर बात को उसने चेंज कर दिया कि मोहतरमा जो अली हैं वो इसके मुस्तहिक हैं, और मिस्टर अली, तो यहाँ पर बात उसने कर दिया। तो यहाँ पर चेकलिस्ट ये भी आप लोगों ने नहीं स्किप करनी है। आस्क योरसेल्फ, डज द कम्युनिकेशन हैज़ अ सिंसियर यू एटीट्यूड, ही समवन एल्स हैड look at your statement, if you have doubt about whether it is tactful about their opening cause। तो यहाँ पर देखें, आपके अपने आप से पूछो, जो मवासलात हैं, जो कम्युनिकेशन है, मुखलिस हैं आपको रवैया, क्या आपके बयान पर किसी और ने निगाह डाली है। अगर आपको इस बारे में शुबा है कि ये तदबीर है, एक और राय आपको बयान देने पर गौर करने का सबब बन सकती है। जो आपकी कम्युनिकेशन है, बी कॉशंस in using of the humor communication, be careful in using the discriminating language, thus being aware of the gender, race, age, color, creed और ethnic origins। तो जो आपकी कम्युनिकेशन है वो हंसी मजाक के इस्तेमाल में मोहतात रहें, इम्तियाजी ज़ुबान इस्तेमाल करने में मोहतात रहें, इस तरह सनफ, नस्ल, उम्र, रंग और मसलक या नस्ली इब्तिदा से आगाह रहें। ये चीज़ नहीं करने वाली है, जस्ट वैसे ही मैंने रीड आउट की है कि चेक लिस्ट में ये था। और यहाँ पर जो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, एग्जांपल्स के साथ ज़्यादा समझ आया होगा। जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो यही है कि यहाँ पर डेफिनेशंस हमने की और एग्जांपल्स उसकी की कि आप लोगों ने जेंडर नहीं यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पर याद करने वाली यही बात है। आज के लेक्चर में, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन लेक्चर में याद करने वाली बातें यही है। एग्जाम्पल मैंने इसलिए करवाई ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो सके। देखिए, आप जेंडर यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि जेंडर आप लोग यूज़ ना करें, बल्कि जेंडर की ही शी ना यूज़ करें, बल्कि
यहाँ पर बोथ के लिए एवरीवन समबडी, तो इस तरह से यूज़ करें आप वर्ड्स। तो उसके बाद ही शी यूज़ ना करें। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ गया, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर जो याद था कॉर्टेसी था, कि हमने यहाँ पे याद किया कि कॉर्टेसी हम याद करें कि एक्सप्रेशंस लेकर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्लीज़ थैंक यू नहीं कह रहे हैं, बल्कि शाइस्तगी भी लेकर आ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमने जो अपने लेटर्स हैं, जो जुमले हैं, उनको छोटा किया, 17 से 20 वर्ड्स में लेकर आए, कोई लंबा वर्ड नहीं लेकर गए। फेमिलियर गोल्डन वर्ड्स को हमने यूज़ किया। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात थी, तो यहाँ पर हम लेंथ लेकर आए, यूनिटी कोहेरेंस, हमने यहाँ पर ये बातें डिस्कस की, जो कि चारों इसकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद हमने जुमले को छोटा किया, उसको किया देखा, फेमिलियर वर्ड्स को लेकर आए। फिर हमने यहाँ पर गोल्डन क्लैरिटी, वजाहत लेकर आए। हमने इस बात को किया कि वजाहत हम अपनी लैंग्वेज में लेकर आए। तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है और उम्मीद करती हूँ आप लोग को लेक्चर समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था लेक्चर, बट यहाँ से एमसीक्यूज बनकर आते हैं। जो डेफिनेशंस मैंने करवाई हैं, ये डेफिनेशंस जो हैं ये आउटलाइन की, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो ये डेफिनेशंस लाजमी तौर पर आप किया करें। मैंने पूरा लेक्चर इस वजह से रीड आउट किया है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट टोटली ही क्लियर हो सके, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स लेक्चर देखने के बाद हैंड आउट रीड आउट नहीं करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो सकता है कि वो पूरा लेक्चर ही पढ़ लें, एक दफ़ा सुन लें कि उनके लेक्चर में क्या बातें डिस्कस हुई हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह।